ऑलराइट, हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल सुनांशु एमबीबीएस एंड सोनम मोहिनी बायोलॉजी पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी लॉस। वैसे आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा सा टॉपिक चूज करने की क्या ही जरूरत थी, कुछ बड़ा सा टॉपिक चूज कर लेते, वो पढ़ा लेते। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हर साल नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी लॉस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और अगर 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। इसीलिए एक छोटे से वीडियो के अंदर अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस या फिर 4 से 8 नंबर आसानी से बन सकते हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो टॉपिक होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। और समझना जितना आसान है, क्वेश्चन करना उतना ही आसान होगा। तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज के साथ। हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में, इनफैक्ट इस साल भी जो 3 मई को कैंसल्ड नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी बायोडाइवर्सिटी लॉस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और किस तरीके के क्वेश्चंस वैसे ट्रेंड में है जो इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो जो लॉस हो रही है बायोडाइवर्सिटी की, वो क्यों हो रही है। ठीक है, तो पहले तो मैं इससे इससे छोटी हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीजें दिखे। यस। अब अब देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इतना मजा आ गया। मतलब, while it is doubtful if any new species are being added through speciation into the earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses। इसका मतलब क्या है, मैं आराम से आपको हिंदी में भी समझाऊंगी और इसकी मीनिंग भी समझाऊंगी। कहने की बात यहाँ पर यह है कि स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू या फिर अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर जो भी प्रोसेसेस है इवोल्यूशन के, उसके थ्रू नई स्पीशीज एड अप होती रहती है हमारे नेचर में। कोई नया ऑर्गेनिज्म या कोई नया स्पीशी बनता रहेगा, और जो कुछ पुराने स्पीशीज है जो सरवाइव नहीं कर पा रहे, वो एक्सटिंक्ट होते रहेंगे। दिस इज हाउ इवोल्यूशन हैपेंस। तो जिस तरीके से नए स्पीशीज का एडिंग होता है इस दुनिया में, अर्थ में, स्पेशिएशन कहते हैं हम उसे इंग्लिश में, वो हो रहा है या नहीं, इस बात पर तो अभी भी डाउट है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी न्यू स्पीशीज ऐड हुई है या नहीं, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम उसे डिस्कवर नहीं करेंगे। और अभी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है, लाइक मिलियंस में स्पीशीज हैं जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, और उनके बारे में हमें कोई कुछ नहीं पता है कि दे आर स्टिल देयर। ठीक है, तो अभी तक उनका क्लासिफिकेशन, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। हो सकता है उसी बीच नए स्पीशीज आके चले भी गए हों। तो न्यू स्पीशीज आ रही है लगातार या नहीं आ रही है, स्पीशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पर तो अभी भी डाउट है। लेकिन लेकिन इस अर्थ की ट्रेजरी ऑफ स्पीशीज में ये बात डाउटफुल नहीं है कि लगातार हम इस ट्रेजरी से कोई ना कोई स्पीशीज लूज करते जा रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअस लॉस होता जा रहा है इस अर्थ की ट्रेजरी ऑफ स्पीशीज से। मतलब स्पीशीज का जो खजाना है इस दुनिया में, उसमें से कोई ना कोई स्पीशी लगातार एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। ये कहने का मतलब हो गया इस लाइन में। Biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activities. Human activities को हम एक दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं एंथ्रोप्रोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोप्रोजेनी या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ह्यूमन के द्वारा कोई एक्टिविटी होना। ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटी होने की ही वजह से ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, यानी कि ये जो धरोहर है हमारे पास बायोलॉजिकल, यानी कि स्पीशीज का, ऑर्गेनिजम्स का, ये लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, रैपिडली डिक्लाइन होता जा रहा है।
Colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. मतलब पैसिफिक ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में पहले ज्यादा ह्यूमन कोलोनाइजेशन या ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं हुआ करती थी, ह्यूमन का इंटरवेंशन वहां पर ज्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से ह्यूमंस ने, इंसानों ने वहां पर कोलोनाइजेशन शुरू कर दी है, वहां पर रहना शुरू कर दिया है, वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन शुरू कर दी है, तब से लगभग 2000 स्पीशीज वहां के नेटिव बर्ड्स की, वहां की लोकल बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी है। And this is really alarming, this is concerning. IUCN Red List 2004 डॉक्यूमेंट करता है कि लगभग 784 स्पीशीज, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स, माइंड यू, आई एम टेलिंग यू, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ज्यादा पावर होती है अडेप्ट करने की, उनमें ज्यादा सर्वाइवल स्किल्स होती है, लेकिन स्टिल 784 में 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट की स्पीशीज अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है इन द लास्ट 500 ईयर्स। लास्ट 500 साल के अंदर 784 अलग अलग तरह की स्पीशीज इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। राइट नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड करता है डोडो, जो कि मॉरिशस बेस्ड था, क्वागा अफ्रीकन, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, स्टेलर सीका रशिया से, एंड 3 स्पीशीज बाली जावा कैस्पियन ऑफ टाइगर। सब स्पीशीज टाइगर के, बाली जावा कैस्पियन, ये तीनों तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लास्ट 20 इयर्स में ही हम लोगों ने लगभग 27 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन देख लिया पिछले 20 साल में, यानी कि मतलब मेरे पैदा होने के बाद से अभी तक में 27 स्पीशीज खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शो करता है कि ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है अक्रॉस टैक्सा, ये कोई रैंडम एक्सटिंक्शन नहीं है। कुछ ग्रुप्स जैसे कि एम्फीबियंस, दे आर वेरी वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। ऐसा क्यों है कि एम्फीबियंस वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन के लिए? एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड ये फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जस्ट इमेजिन कि अभी भी 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड एक्सटिंक्शन के लिए थ्रेटेंड है। दे आर वल्नरेबल, दे आर थ्रेटेंड। प्रेजेंटली जितनी भी बर्ड स्पीशीज है उसका 12%, 23% ऑफ सारे मैमेलियन स्पीशीज एंड 32% ऑफ ऑल द एम्फीबियन स्पीशीज और 31% of all the gymnosperm species in the world are facing the threat of extinction. अब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब सोचो, जिम्नोस्पर्म्स अभी के नहीं है, हम इंसानों से भी पुराने हैं जिम्नोस्पर्म्स। एम्फीबियंस, मेमेलियन स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज, ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये चले गए तो हमारा इकोसिस्टम, हमारी बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। फिर चलो आते हैं, फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज like the one we are currently witnessing have also happened earlier even before humans appeared on the scene. इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम अपने कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स देखते हैं, जो भी पुराने फॉसिल्स हमें मिले हैं, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इससे पहले भी कुछ स्पीशीज लार्ज स्केल में एक्सटिंक्ट हुए थे। जो चीज अभी हम ऑलरेडी होता हुआ देख रहे हैं, ये पहले भी हो चुकी थी। कब हुई थी? जब उस टाइम इंसानों का भी अपीयरेंस इस दुनिया में नहीं था, इंसान भी अपीयर नहीं हुए, तो उससे भी पहले ये सब चीज हो चुका है। लॉन्ग पीरियड, यानी कि 3 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। मतलब कि मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज उस पर्टिकुलर टाइम एरा में खत्म हो चुकी हो, एक्सटिंक्ट हो चुकी हो, और उसके बाद फिर कभी ना अपीयर हुई हो, ना आई हो। ठीक है, तो 5 ऐसे एपिसोड्स मास एक्सटिंक्शन के ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें
कई सारे, बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज हर मास एक्सटिंक्शन में, हर एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन में जा चुके हैं। अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है टाइम, वो है 6th मास एक्सटिंक्शन का, जो कि प्रोग्रेस में है। और ये पुराने प्रीवियस एपिसोड से अलग कैसे है? देखो, डिफरेंस है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में। पहले किस तेजी से एक्सटिंक्शन हो रही थी और अब किस तेजी से एक्सटिंक्शन हो रही है, दोनों में काफी डिफरेंस आ गया है। करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट जो है वो लगभग प्री ह्यूमन टाइम से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। मतलब पहले जो 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, उस टाइम पर जिस तेजी से, जिस रेट से एक्सटिंक्शन हो रही थी पर स्पीशीज, आज के टाइम में ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से वो एक्सटिंक्शन का रेट 100 से 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। एंड आवर एक्टिविटीज, मतलब ह्यूमन, इंसानों की एक्टिविटीज ही रिस्पॉन्सिबल है इस फास्टर रेट के लिए। इकोलॉजिस्ट वार्न करते हैं दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 years। मतलब जिस तरीके से, जिस धुआंधार तेजी से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मास एक्सटिंक्शन, प्रेजेंटली 6th मास एक्सटिंक्शन ऑनगोइंग है, यानी कि पर स्पीशीज एक्सटिंक्शन जो हो रहा है जिस तेजी से, ये अगर कंटिन्यू रहा, ये रेट अगर कंटिन्यू रही, ये स्पीड अगर कंटिन्यू रही, तो अगले 100 सालों में अभी के मुकाबले सिर्फ आधी स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज बची रह जाएगी। आधी यानी ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक स्टैट्स है, ये बस एक डेटा है और इससे हमारी लाइफ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो जस्ट इमेजिन, आप जब पैदा हुए थे, जब आप छोटे बच्चे थे, उस टाइम की जिंदगी, उस टाइम का नेचर, उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा था और आज का एनवायरनमेंट कैसा है। ट्राई टू रिमेम्बर दैट, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी लाइफ भी कुछ खास बेहतर नहीं हो रही है इस मास एक्सटिंक्शन की वजह से, या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के वजह से, या बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से। हम भी उतने ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और हम भी इसके लिए पे करने वाले हैं बहुत ह्यूज अमाउंट। चलो, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसी भी रीजन में लीड कर सकती है टू अ डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ वहां के क्लाइमेट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वहां के इकोसिस्टम पर भी डिपेंड करता है। इकोसिस्टम जहां पर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, इतने सारे लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स हैं, और उन सारे में प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्टुर्बेशंस, जैसे कि ड्रॉट हो गए, ठीक है, जितने भी एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, उनसे रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी जैसे जैसे हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। पहले कुछ भी चीज होती थी बहुत प्रिडिक्टेबल होती थी, लोगों को बिना कैलेंडर, बिना टाइम, बिना कोई इंटरनेट देखे पता चल जाता था कि कितने दिनों में बारिश आने की संभावना है, कब सूखा पड़ेगा, क्या मौसम के हाल चाल है, किस समय फसल उगेगी, किस समय कटाई होगी, किस समय क्या होगा, सब बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हुआ करता था। लेकिन अब वेरिएशन आने लग गया है, और इस इंक्रीज वेरिएशन इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस की वजह से हमें पता ही नहीं चलता है डिजीजेस साइकिल के बारे में, पेस्ट के बारे में, वाटर के यूज के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में ना। अब हम देखेंगे कि क्या बेसिक बेसिक मेन कॉजेज हैं, आखिर क्या कारण है इन बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का। वैसे तो लॉस जो है, अगर हम ओवरऑल इन जनरल अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं, तो वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन के वजह से जो एक्टिविटीज हो रही है, मैन मेड एक्टिविटीज जो हो रही हैं, वो मेजर कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। अगर मैं वन वर्ड में इसका आंसर दूं तो, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में जाऊं तो इसके बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहीं से सबसे ज्यादा आपके इस री नीट 2026 में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ध्यान से देखो,
जो भी एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन है जो हमारी दुनिया इस टाइम पे फेस कर रही है, वो लार्जली किस वजह से है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है समथिंग विच इज ड्यू टू मैन, विच इज ड्यू टू ह्यूमंस, इंसानों की वजह से होने वाली चीज ना। अब इसके जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो फोर मेजर कॉजेस होते हैं, अब फोर मेजर कॉज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को खत्म करते जा रहे हैं। कोई भी चीज जो खत्म करने वाली चीज होती है वो ईवल होती है, बुरी होती है। तो इसीलिए इसका नाम हमने रखा है ईवल क्वार्टेट। क्वार्टेट मतलब फोर बेसिक थिंग्स जो कि ईवल है, जो कि धीरे धीरे हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करती जा रही है। उस चार इवल क्वार्टेट में सबसे पहले आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। किसी का घर उजड़ जाना और किसी को पूरी तरह से तबाह कर देना उस स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है। और यहाँ पर लिखा भी है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। चाहे एनिमल हो बच्चे या फिर प्लांट्स हो, आप इतना समझ के चलो कि एनिमल और प्लांट्स इन दोनों को एक घर की जरूरत होती है, अपनी हैबिटेट की जरूरत होती है, एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां पर वो सरवाइव के साथ साथ थ्राइव कर सके। सरवाइव करना अलग चीज है कि बस जिंदा है किसी तरह, थ्राइव करना यानी कि ग्रो कर रहे हैं वहां पर, अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल हैबिटेट लॉस का है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो कि लगभग अर्थ लैंड सरफेस का 14% कवर कर रहा है। अर्थ में जितना भी लैंड सरफेस है, उस जमीन की को अगर आप नापोगे कि कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा, उस मतलब उस पूरे एरिया का 14% एरिया सिर्फ और सिर्फ अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही कवर कर रहा है। अब ये रेन फॉरेस्ट का जो कवर है ये 6% से ज्यादा नहीं बचा। ये 6% से ज्यादा क्यों नहीं बचा? क्योंकि इसे बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप जब तक ये वाला चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे तब तक 1000 हेक्टेयर इस रेन फॉरेस्ट का लूज हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, डिफॉरेस्ट्रेशन वहां पर हो चुकी होगी। जब तक आप ये चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे हजारों हेक्टेयर वहां पे साफ हो चुके होंगे। तो समझ जाओ कि किस तेजी से इस रेन फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि हम इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं, जो कि लगभग मिलियंस ऑफ स्पीशीज के रहने की जगह है। और उसे जो लगातार इतनी तेजी से कट एंड क्लियर किया जा रहा है, वो किस वजह से किया जा रहा है? एक मियर सेल्फिश रीजन के वजह से किया जा रहा है बच्चों। वो सेल्फिश रीजन है सोयाबीन का कल्टीवेशन और बीफ कैटल को रेस करने के लिए ग्रासलैंड में उस फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना। मतलब सोचो कि कोई इंसान या फिर मतलब कोई भी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, हाउ मच ग्रीड इट इज देयर इन देम, कितने ज्यादा ग्रीडी है। एक होता है नीडी होना कि जरूरतमंद है, और एक होता है ग्रीडी होना, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश। ठीक है, बिसाइड टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज। जब मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया? टोटल लॉस के अलावा जो बहुत सारा हैबिटेट डिग्रेड हुआ है पोल्यूशन की वजह से, ये भी बहुत सारे स्पीशीज को थ्रेटन कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। हर स्पीशी पोल्यूटेड एरिया में थ्राइव नहीं कर सकती। ठीक है, जब लार्ज हैबिटेट को ब्रेकअप किया जाएगा इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, मैमल्स और बर्ड्स जो लार्ज टेरिटरीज रिक्वायर करते हैं, आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे मैमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनको छोटे जगह पे नहीं चलेगा काम रहना, उनको बड़ी टेरिटरीज, बड़े एरिया चाहिए। ठीक है, शेर है, उसे छोटे से आप कमरे में नहीं बंद करके रख सकते, है ना। वो उस तरीके से रहने के लिए नेचर में बना ही नहीं है, उसे बड़ा सा जंगल चाहिए अपने आप को थ्राइव करने के लिए। उसी तरह से बर्ड्स भी होते हैं, सर्टेन एनिमल्स जिनकी माइग्रेटरी हैबिट्स होती हैं, वो भी बैडली इफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जब तक वो माइग्रेट करेंगी फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर कंट्री और वन कॉन्टिनेंट टू दी अदर, तब तक पता नहीं कितना ज्यादा
पोल्यूशन पोल्यूशन के वो चपेट में आ जाएंगे और इससे उनका पॉपुलेशन इवेंचुअली डिक्लाइन करेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज द सेकेंड मेजर कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, और सेकेंड पॉइंट है ये इविल क्वार्टेट का। ह्यूमंस हमेशा नेचर पे डिपेंड होते हैं फूड और शेल्टर के लिए, लेकिन जब उनकी जरूरत उनके ग्रीड में यानी कि उनके लालच में बदल जाती है, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इमेजिन करो कि एक ट्रक है, उस ट्रक में नोटों की गड्डियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं उस ट्रक के अंदर, और वो ट्रक पलट जाता है। तो क्या होगा? क्या आप वहां पे जाके सिर्फ उतने ही पैसे लोगे जितनी आपको जरूरत है? नहीं, उस टाइम पर लगेगा ना कि जी जान लगाकर घर में जितने झोले हैं, जितने बैग हैं, सब में वो सारे नोट के बंडल भरो और निकलो। और इतने ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे जिनको अब नीड नहीं भी है पैसों की, वो भी लालची होकर वहां से पैसे उठाएंगे। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस तो वैसे ही गड्डियों से भरी हुई गाड़ी के पलटने जैसा है। नेचर पूरी तरह से ओपन है, आपको जितना इसमें से या तो नीड के अकॉर्डिंग अपने क्या कहते हैं सर्वाइवल के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करना है, या फिर एक्सप्लॉइट करना है अपने लालच की वजह से, वो आपके ऊपर है। Many species extinction in the last 500 years, के जो लास्ट 500 साल में स्टेलस सिका, पैसेंजर पिजन, डोडो, इन सब ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन हुआ है, ये लार्जली ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से ही हुआ है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। बहुत सारे मराइन फिश पॉपुलेशन जो आज पूरी दुनिया में ओवर हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सी फूड है कुछ लोगों का, दे आर द डेलिकेसीज, दे आर द एक्सपेंसिव डिशेस ऑन द प्लेट, लेकिन वो कहीं पर अपने हैबिटेट में बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ये इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो जैसे कि ये मराइन स्पीशीज की बात मैं कर रही हूँ, मराइन फिशेस की बात कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, लेकिन अगेन ये कमर्शियली भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। तीसरा आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इमेजिन करो तुम अपने घर में सुख शांति से रह रहे हो, एकदम से कुछ चोर डकैत आकर तुम्हें तुम्हारे घर पे कब्जा कर ले, तुम्हें वहां से भगा दें, और भगा भी दें तो ना कोई रिसोर्स के साथ भगाए, ना कुछ ऐसे जैसे बिल्कुल सिंगल पीस में भगा दें, और पूरा का पूरा तुम्हारा जितना भी तुम ओन करते हो, जो भी ओन करते हो, वो सब अब उन चोर डकैतों का हो चुका है। तो क्या तुम बहुत ज्यादा सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और हम लोग तो फिर भी ह्यूमंस है, वी आर द मोस्ट डेवलप्ड वन, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, वी कैन रीडेवलप एवरीथिंग, फिर से हम अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं, बहुत सारे बेचारे छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन नॉट डू दैट। और अगर कोई दूसरा एलियन स्पीशी आकर उनके घर को इन्वेड कर दे, उन पर कब्जा कर दे, उनके घरों पर कब्जा कर दे, उनके रहने के जगहों पर कब्जा कर दे, उनके रिसोर्सेस पर कब्जा कर दे, और उन्हें बेसहारा बेघर छोड़ दे, तो उनका एक्सटिंक्शन मतलब 100% होना ही होना है। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. अब देखो यहाँ पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन हुआ। हम किसी भी दूसरे स्पीशीज को जो कि एलियन है, जो लोकल का नहीं है, जो नेटिव नहीं है, हम उसे क्यों वहां पर अपने लोकल एरियाज में इंट्रोड्यूस कराएंगे? कोई ना कोई बेनिफिट होगा तभी कराएंगे, है ना, डेलिबरेटली। कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो जाता है, या जो भी पर्पस रहा हो, वो अगर एलियंस इन्वेजिव हो जाए, वो ज्यादा आक्रामक हो जाए, वो ज्यादा किसी पर हक जमाने की कोशिश करने लग जाए, तो इससे वहां के इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, लोकल या फिर नेटिव। ठीक है, लोकल बोल दो, नेटिव जो वहां के रहने वाले हैं, जो वहां के रहने वाले स्पीशीज हैं, शुरू से जो वहां रहते थे। अब एलियन जो बाहर से आए हुए स्पीशीज है, वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और ये इंडिजिनस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में।
एंड इसके वजह से वहां पर लगभग 200 से ज्यादा स्पीशीज चिचलिड फिश की एक्सटिंक्ट हो गई, सिर्फ नाइल पर्च की वजह से, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोस्ड टू आवर नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेसिव वीड लाइक कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, लैंटना, वाटर हाइसिंथ, एकोनिया। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो पॉन्ड्स हुआ करते थे उसमें जलकुंभी लग जाती थी, अभी भी लगी है। बहुत सारे ऐसे हमारे वाटर बॉडीज हैं जिसमें वो वाटर हाइसिंथ, वो जलकुंभी लगी हुई है, वो हटने का नाम नहीं लेती, उसे हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो शुरू से यहाँ पर नहीं थी, उसे लाया गया, उसे इंट्रोड्यूस कराया गया और वो एक इन्वेसिव वीट निकल गई। इन्वेसिव मतलब कि वो किसी और को उस जगह पे टिकने ही नहीं देगी, वो पूरी तरह से खुद ही फैल जाएगी। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास का हमारे क्या कहते हैं इंडिजिनस कैटफिशेस, जो हमारे रिवर्स में जो कैटफिशेस हैं, उन उन कैटफिशेस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया ये अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गैरिएपिनस। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, दैट इज को एक्सटिंक्शन। कहते हैं ना कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम्हें कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। ये सब फिल्मी डायलॉग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट नेचर में ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। कैसे? क्योंकि कभी कभी कुछ स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इस स्पीशीज ये एक्सटिंक्ट इस स्पीशीज के साथ कोई भी प्लांट या एनिमल अगर किसी भी ऑब्लिगेटरी वे में जुड़ा हुआ था। ऑब्लिगेटरी वे का मतलब क्या होता है? या तो उसका इस स्पीशीज के साथ कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो, और ऐसा ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप हो कि एक के बिना दूसरा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है यका प्लांट का केस, ठीक है, मॉथ और यका प्लांट का केस, या फिर आप लोगों ने वो देखा होगा अंजीर अंजीर वाला जो केस है, वो वाला आप लोगों ने देखा होगा। या कोई भी प्लांट है और उसका पॉलिनेटर है जो स्पेसिफिक पॉलिनेटर है, मान लो एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो किसी प्लांट को पॉलिनेट करता है, वो कोई प्लांट का पॉलिनेटर है ना, और सिर्फ उसी प्लांट को पॉलिनेट कर सकता है, और प्लांट भी सिर्फ उसी इंसेक्ट से पॉलिनेट हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरे का एक्सटिंक्ट होना तय है, ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। जब कोई होस्ट फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसके साथ, उस फिश के साथ जो उसका पैरासाइट जुड़ा हुआ है, वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जहां पर एक का एक्सटिंक्शन दूसरे के एक्सटिंक्शन का कारण बन जाता है। तो ये था बच्चों बायोडाइवर्सिटी लॉस का टॉपिक। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2026, यानी कि इस साल ही जो 3 मई वाला एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में। तो कोशिश करो ये वाला क्वेश्चन करने की। इवल क्वाड्रेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ओवर एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड करता है? यस। एलियन स्पीशीज? यस। एयर पोल्यूशन? नो, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन? यस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन? यस। एलियन स्पीशीज इन्वेजन? यस। को एक्सटिंक्शन? यस। तो बी विल बी द राइट आंसर। बाकी एयर पोल्यूशन नहीं होगा, सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, 4 ही चीज है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। इन 4 के अलावा पांचवा या फिर कोई और कुछ भी नहीं हो सकता बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। Amazon रेन फॉरेस्ट बीन कट एंड क्लियर फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। क्या ये हैबिटेट लॉस का एग्जाम्पल है? चलो अब देखते हैं। स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट क्योंकि इनको ह्यूमंस ने ओवर एक्सप्लॉइट किया। क्या ये बात सच है? नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ चिटलेट। क्या हेल्प कर रही थी? यहाँ तो बिल्कुल भी गलत है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है भाई। वाटर हाइसिंथ एक इन्वेजिव स्पीशीज है। क्या ये बात सच है? सच है। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it are not affected। यहाँ पर लिखा है not affected, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई क्योंकि ये पूरी तरह से अफेक्ट होता है और इसी को हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सही वाला स्टेटमेंट कौन सा है, कौन कौन से इसमें से सही सही स्टेटमेंट है ना? तो हम लोगों ने देखा ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, हम लोगों ने देखा सी वाला स्टेटमेंट भी इसका सही है ना? डी ई सही नहीं था,
ई सही नहीं था, और नहीं नहीं, सी सही नहीं है, सी सही नहीं है क्योंकि इसमें हेल्प्ड लिखा हुआ है, सी सही नहीं है, सी गलत है, सी गलत है और ई गलत है, सी गलत है और ई गलत है। तो जिसमें सी और ई है उसको हटा दो, उसको हटा दो, ठीक है। तो ए बी डी, ए बी डी विल बी द राइट आंसर। ए बी ई, ई नहीं होगा, सी है और यहाँ भी सी है, ए बी डी विल बी द राइट आंसर, बी सही होगा, तुम्हारा सही आंसर होगा। चलो फिर आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इवल क्वार्टेट क्या है? कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। एक्स कंजर्वेशन क्या क्या होती है इसमें से? क्रायो प्रिजर्वेशन को हम एक्स कंजर्वेशन का एक मेथड मानते हैं। लैंटना क्या है? एक तरह का एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। डोडो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्शन हो गया इसका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ए का 3 और बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। तो डी विल बी द राइट आंसर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो अच्छा ये भी 2026 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इस साल 2 क्वेश्चंस आ गए थे आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस वाले, सिर्फ टॉपिक से। मैं चैप्टर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो टॉपिक की बात कर रही हूँ। 2025 में ये वाला एक क्वेश्चन आया था, देन 2024 में ये क्वेश्चन आया था। अगेन मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है इसमें? ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हाँ जी। को एक्सटेंशन है, हाँ जी। म्यूटेशन नहीं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल। माइग्रेशन नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए बी और डी। ए बी डी ढूंढो, डी विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल और इतना मजेदार। आपने सिर्फ सोचो आधे घंटे के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए और आपके 8 नंबर हो गए पक्के। Among the evil quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of स्पीशीज? पूरा का पूरा मतलब सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी का लाइन ही है आपका ये वाला क्वेश्चन। एंड द आंसर इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको बताती हूँ कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पूरा पूरा जो भी आएगा ना, सब आपके एनसीईआरटी में से ही आएगा, सब आपके एनसीईआरटी से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? इसमें से कौन सा है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? अगेन 2024 में क्वेश्चन आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया था और हर साल आता है। मैंने तो बस 2023 तक का ही डेटा, मतलब वहां से ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि सारे सिमिलर हैं, ठीक है। सब सिमिलर क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक अभी आपने 20 मिनट 30 मिनट के अंदर पढ़ लिया, इसमें से आपके एटलीस्ट 4 नंबर पक्के हैं। किस्मत अच्छी रही तो 8 नंबर पक्के हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा सही। क्लाइमेट चेंज ओनली नहीं, ओनली नहीं, ठीक है। इसमें से कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो दैट इज इट। बस खत्म हो गया आप लोगों का एक टॉपिक, एक टॉपिक जो कि 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर हमने क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया है। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, टॉपिक भी अच्छी तरीके से पूरा हुआ और अब आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से आपको कोई कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप ना बता पाओ, है ना। इतना आसान टॉपिक, इतने आसान आसान क्वेश्चंस, 8 नंबर हो गए आपके पक्के। एंड इसी के साथ क्लास करते हैं रैप अप और अगली क्लास में मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी के सारे साइकिल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।